मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के इकाई 5 सामाजिक विषमता और बहिष्कार के स्वरूप के अंतर्गत अध्याय 8 के जाति पूर्वाग्रह, अनुसूचित जातियां और पिछड़े वर्ग अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो हमने ये देखा कि पिछले हमने 4 अध्यायों में हमने कुछ सामाजिक संस्थाओं जैसे जाति, परिवार, नातेदारी तथा बाजार की प्रकृति और उनकी भूमिका को समझा कि ये किस प्रकार हमारी सामाजिक संस्थाएं हमारी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और उसके बाद ये देखा कि इसमें किस प्रकार से कुछ ऐसी भी दशाएं उत्पन्न हुई हैं जिससे असमानता और बहिष्कार जैसी समस्याओं को भी प्रोत्साहन मिलने लगा। इन समस्याओं का अनुभव हम अपने देखा होगा, अक्सर अपने सामान्य जीवन में भी हम इसका अनुभव करते हैं और देखते भी हैं। देखा होगा कि हम रेलवे प्लेटफॉर्म के नीचे पटरियों पर या ढाबों पर या होटलों पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं, वह वहाँ जो जूठा भोजन फेंक दिया जाता है उसको खाते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यह सबसे बड़ी सामाजिक विषमता है। दूसरी बात हमने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो घरों में, होटलों में, ढाबों पर या जहाँ पे भवन निर्माण होता है वहाँ पर ये अपने कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं और उसके द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। इसके बाद हमें ये भी देखा होगा कुछ बच्चे जो है ना स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो जो उच्च वर्ग के बच्चे होते हैं, निम्न वर्ग के बच्चों को अपने से नीचा समझते हैं और उनके साथ अपनी जो मित्रता है वो नहीं रखते हैं। और बहुत से परिवारों में देखा होगा बिना किसी कारण महिलाओं का भी उत्पीड़न होता रहता है। ये सब जितनी भी समस्याएं हैं वो सामाजिक विषमता की ओर, सामाजिक असमानता की ओर ध्यान आकर्षित करवाती हैं। और इस तरह देखा होगा कि जब कुछ आदिवासी जो समूह हैं या आदिवासी परिवार हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो अपने पूर्वाग्रह के कारण हम पिछड़ा वर्ग न समझकर उनकी ओर ध्यान भी नहीं देते और उनकी समस्याओं को भी नहीं सुनते और समझते भी नहीं हैं। जब लगता है कि अपने सामान्य जीवन में हमें ऐसा लगता है कि ऐसी सभी घटनाएं एक सामान्य बात है, जो कुछ लोगों की कमियों या दोषों के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, या हम यह भी सोचते हैं कि सुविधाओं से वंचित लोगों में यह समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, या वे अपनी दशा को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयत्न नहीं करते हैं। परंतु सच यह है कि समाज में जो लोग सबसे निम्न स्तर के होते हैं उन्हीं के द्वारा सबसे अधिक परिश्रम किया जाता है। पत्थर तोड़ने, कुलीगिरी करने, रिक्शा या ठेला खींचने, खतरनाक मशीनों के बीच काम करने और ऐसे कार्यों में देखा होगा गरीब लोग ही काम करते, कोई भी अमीर आदमी या उच्च वर्ग का व्यक्ति नहीं आता है। और यह भी बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई भी गरीब मजदूर किसी उद्योग का मालिक बन गया हो और या कोई ऐसा कार्य कर लिया हो जो निम्न स्तर का व्यक्ति भी उच्च स्तर का हो गया हो। तो ये कभी कभी इसकी जो संभावनाएं हैं वो इसके विपरीत हो जाती है कि बहुत कम ही देखने को मिलता है कि जब निम्न स्तर का व्यक्ति उच्च वर्ग में अपना स्थान बनाता है। तो ये तो हमारी सामाजिक असमानता और समानता की बात हुई। अब हम इस पर विचार करते हैं कि समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में यदि हम इन घटनाओं पर विचार करें तो आसान सी बात यह स्पष्ट होने लगती है कि समाज में इस तरह की विषमताएं सामाजिक दशाओं के से जुड़ी होने की दशाओं के फलस्वरूप ही पैदा होती है। यह भाग्य या मेहनत की कमी का परिणाम नहीं होती। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में अनुसूचित जातियां, जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग, स्त्रियों तथा विकलांगों की परंपरागत समस्याएं किसी न किसी रूप में सामाजिक असमानता, बहिष्कार तथा तरह तरह के पूर्वाग्रहों के कारणों का ही यह परिणाम रही है। इस दशा में समाज के दुर्बल वर्गों की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें सामाजिक असमानता, सामाजिक बहिष्कार तथा पूर्वाग्रहों के बारे में जानना और उनके बारे में समझना जरूरी होता है।
तो पहले हम आएंगे देखेंगे कि सामाजिक असमानता क्या है। तो इसमें सामान्य रूप से हम देखते हैं या ऐसा समझते हैं कि सामाजिक असमानता विषमता समाज की एक स्वाभाविक दशा होती है। समाज में विभिन्न लोगों की बुद्धि और योग्यता और प्रेरणाओं के आधार पर भी वो अपने समाज में स्थिति बनाते हैं, और उन्हीं से जो कुछ लोग भिन्न होते हैं तो अपनी स्थिति को नहीं बना पाते या कोई भी अपना समाज में रहने का ढंग नहीं सोच पाते और इस तरह निम्न जीवन स्तर व्यतीत करते हैं। तो इसके लिए सामाजिक असमानता या विषमता का संबंध एक विशेष तरह की व्यवस्था से है, जिसमें कुछ लोगों की दूसरों की तुलना पर धन संपत्ति शक्ति स्वास्थ्य और शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिल जाते हैं। इसी कारण सामाजिक विषमता को एक सामाजिक अवधारणा के रूप में देखा जाता है या अवधारणा कहा जाता है। सामाजिक असमानता का संबंध मुख्य रूप से 3 दशाओं की असमान वितरण से है, जिन्हें हम आर्थिक पूंजी सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी कहते हैं। धन संपत्ति और आय और इससे संबंधित जितनी भी चीजें जो पूंजी से संबंधित है वो आर्थिक पूंजी के उदाहरण हैं। और जबकि शिक्षा और जीवन से मिलने वाली प्रतिष्ठा हमारी सांस्कृतिक पूंजी से होता है, जबकि समाज में विभिन्न लोगों से स्थापित होने वाला संपर्क अथवा संगति और संगति के तरीके हमारी सामाजिक पूंजी होती है। पूंजी के तीनों रूप एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि संपत्ति के रूप में आर्थिक पूंजी के द्वारा कुछ लोग महंगी और उच्च शिक्षा प्राप्त करके लोगों से के संपर्क में आकर, जो उच्च लोग होते हैं उनके संपर्क में आकर अपनी आय और वेतन को बढ़ा लेते हैं और अपनी आर्थिक पूंजी को बढ़ा सकते हैं। सामाजिक असमानता एक ऐसी दशा है जिसमें एक विशेष सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नियमों और परंपराओं द्वारा कुछ लोगों को आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक पूंजी को बढ़ाने में सहायता मिल जाती है, जबकि बहुत से लोग इससे वंचित हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ना तो कोई बहुत उच्च वर्ग से संबंध होता है और ना ही उनके पास आर्थिक पूंजी होती है और ना ही उनके पास अच्छी शिक्षा होती है जिससे कि वो समाज में अपना स्थान बना सके। तो इसके आधार पर आंद्रे बिटे ने लिखा है कि असमानता मौलिक रूप से एक सामाजिक तथ्य है, क्योंकि समाज की परंपराएं और सामाजिक मानदंड ही सामाजिक असमानताओं को जन्म देते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक असमानता की प्रकृति को इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। अब क्या है सामाजिक असमानता की प्रकृति या इसकी विशेषता है, ठीक है, ये आप मेडिकल कर सकते हैं, ये पॉइंट में है। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि विभिन्न समाजों में विषमता का विकास सामाजिक सीख से प्रक्रिया के द्वारा होता है। संस्कृति से संबंधित विभिन्न मूल्यों नियमों और व्यवहार के तरीकों के द्वारा व्यक्ति को बचपन से सीख मिल जाती है कि हमें किस प्रकार अपनी योग्यता को प्रदर्शित करना है और किस आधार पर अपने समूह से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और कैसे हमें उनके साथ अनुकरण करके चलना है और कौन से अनुकरण से हम अपने जीवन को उच्च बना सकते हैं। दूसरा हमारा यह है कि सामाजिक असमानता का संबंध मुख्य रूप से सामाजिक स्त्रीकरण के आधारों से है। यदि कोई समूह अपनी योग्यता और प्रयत्न को बढ़ाने के बाद भी अपनी परंपरागत सामाजिक दशा में सुधार नहीं कर पाता तो इसके लिए वो समाज ही की व्यवस्था ही उसके लिए जिम्मेदार होती है। इसी जो विशेषता है या प्रकृति है इसकी, तो विभिन्न समाजों में असमानता के आधार भी एक दूसरे से भिन्न देखने को मिलते हैं। देखा होगा कि अमेरिका और यूरोप में एक लंबे समय तक गोरे और काले में भेद किया गया। जो गोरे लोग थे और काले लोगों के बीच में उनके बीच में भेद स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। बहुत से लोगों को सभी तरह के अधिकारों से वंचित किया जाता रहा। ऐसे ही भारत में जाति लिंग आयु अपवित्रता और अपवित्रता संबंधी नियम सामाजिक विषमता के मुख्य आधार हैं। चौथी विशेषता यह आई सामाजिक असमानता की कि सामाजिक विषमता में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के पूंजीवादी युग में उत्पादन के साधनों पर अधिक सामाजिक विषमता का आधार था, जबकि मध्यकाल में जाति संबंधी
नियम सामाजिक विषमता का सबसे प्रमुख कारण है। आज वैश्वीकरण के युग में नव उपनिवेशवाद ने सामाजिक विषमताओं में वृद्धि की है। पांचवा आपका है समाज के अधिकार संपन्न लोग सामाजिक विषमता को स्वाभाविक घटना के रूप में स्पष्ट करते हैं, लेकिन समाजशास्त्री अर्थ में यह मानव द्वारा विकसित एक ऐसी दशा है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विरुद्ध थी। अब हम जानेंगे कि सामाजिक बहिष्कार क्या चीज है। ऐसा क्या है आपका सामाजिक बहिष्कार। अब आता है हमारा अगला प्रश्न कि सामाजिक बहिष्कार क्या चीज है। तो सामाजिक असमानता का सबसे गंभीर रूप सामाजिक बहिष्कार है। सामान्य शब्दों में सामाजिक बहिष्कार अथवा अपवर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों अथवा समूह को समुदाय के शेष जीवन से इस तरह पृथक कर दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है कि वे अपने मानवोचित अधिकारों से वंचित रह सके। यूरोप में देखा होगा कि एक लंबे समय तक गोरे और काले लोगों के बीच में विभेद किया गया, उन्हें अपने विभिन्न अधिकारों से काले लोगों को वंचित कर दिया गया। यह एक सामाजिक बहिष्कार का एक विशेष रूप है। इसी में एक गोर्डन और मार्शल ने सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा को इसके 3 रूपों के आधार पर स्पष्ट किया है। उन्होंने इसमें या पॉइंट में समझाने का प्रयास किया गया है कि किस आधार पर सामाजिक बहिष्कार किया गया। तो नंबर 1 पहला पॉइंट यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के किसी समूह पर अपने अधिकारों का उपयोग पर रोक लगा दी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी व्यक्तियों के अधिकार होते हैं उन पर जो सामाजिक कुछ नियम बनाए जाते हैं जिनसे वह अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं और उन पर रोक लगा दी जाती है, जिससे वह अपने जीवन को नाटकीय ढंग से जीवन मजबूर हो जाते हैं और उन नियमों का उनको पालन करने के लिए बाध्य होना जरूरी होता है। इसी में दुर्खीम ने भी इसका एक उदाहरण दिया है। उन्होंने दूसरा यह बताया कि दुर्खीम ने इस जो सामाजिक जीवन से जो अधिकारों से वंचित किया जाता है उसे अलगाववाद की दशा कहा है। उन्होंने दुर्खीम ने जैसे अलगाववाद कहा है, जिसमें क्या होता है कि साधारणतः इन अधिकारों का संबंध नागरिक और सामाजिक जीवन से होता है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं, जो समूह होते हैं, इनको अपने अधिकारों के ऊपर रोक लगा दी जाती है। तीसरा क्या है, सामाजिक बहिष्कार का दूसरा रूप एक बड़े समुदाय के किसी भाग को सीमांतीकरण होना है। इसका तात्पर्य कि समाज में अनेक संस्कृतियों अथवा प्रजातियों के लोग जो है साथ साथ रहते हैं, उनमें से किसी एक भाग को इस तरह हाशिए पर धकेल दिया जाता है कि वह अपना विकास स्वयं करने के योग्य नहीं रह जाता। सामाजिक बहिष्कार में मुख्य रूप से 3 दशाओं का समावेश होता है। पहली विशेषता यह है कि बहिष्कार का रूप जो भी हो, इसे बहिष्कृत व्यक्ति को अपनी इच्छा से वह स्वीकार नहीं करता, बल्कि एक विशेष व्यवस्था में व्यक्ति इसके लिए बाध्य किया जाता है और इसके नियमों को पालन करना उसके लिए जरूरी होता है। और दूसरा, बहिष्कार में कुछ ऐसी अपमानजनक व्यवहारों का समावेश होता है कि बहिष्कार के शिकार लोगों ने उसका विरोध करने की ताकत भी नहीं रह जाती कि उसका वो विरोध कर सके या उसके बारे में किसी से कह सके। तीसरी दशा यह बहिष्कार की होती है कि बहिष्कार के तीसरे रूप में भेदभाव से संबंधित लोगों की मनोवृत्तियों में स्थायी परिवर्तन लाना काफी कठिन होता है। अक्सर हम देखते हैं कि भेदभाव को पूरी तरह दूर करने के लिए अनेक कानून भी असफल हो जाते हैं। भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और विकलांग लोगों को लंबे समय तक धार्मिक और जाति संबंधी मान्यताओं के आधार से विभिन्न अधिकारों से वंचित रखा गया।
वह हिंदू समाज के अंदर ही एक उपेक्षित और सीमांत समुदाय के रूप में बदल गए। सामाजिक बहिष्कार को प्रभावपूर्ण बनाने में जाति पंचायतों ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। जैसे गांव में हुक्का पानी बंद तथा जाति बहिष्कार सामाजिक बहिष्कार का एक अमानवीय रूप था। वास्तविकता यह कि भारत में दुर्बल वर्गों की परंपरा स्थिति सामाजिक असमानता तथा सामाजिक बहिष्कार के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब गांव में देखा होगा कि अक्सर जो निम्न जातियां हैं वो अलग क्षेत्र में रहती हैं, उच्च जाति अलग क्षेत्र में रहती है। कई जब उसका सीमांतीकरण किया कर दिया जाता है कि यह मोहल्ला टोला उनका है और यह मोहल्ला टोला उनका है, इसमें आना जाना वर्जित है। तो देखा होगा अगर सपोज किसी निम्न जाति कोई भी मतलब ऐसा कोई कार्य अमानवीय कार्य कर दिया जो कि उनके नियमों के विरुद्ध है, तो उसमें ये बता दिया आज से इनका हुक्का पानी बंद या ये जाति बहिष्कार इन्होंने किया है, तो इनको यह चीज पर रोक लगा दी गई और उनको दंडित किया गया। इस प्रकार से जो भारतीय समाज में है इसमें अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति सबसे ही बदतर थी। तो इसके बाद हम जो सामाजिक बहिष्कार के अन्य रूपों के बारे में हम निम्न तरीके से समझा जा सकता है। इसमें हम जानेंगे कि पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है। पूर्वाग्रह का अर्थ अब हम जानेंगे कि पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है। तो पूर्वाग्रह जैसे कि मानो कि पूर्व में होने वाली किसी घटना का या काल्पनिक घटना का वो रूढ़वादी धारणा बना देने से है। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि एक समूह के सदस्यों द्वारा किसी दूसरी समूह के बारे में काल्पनिक और रूढ़वादी विचारधारा या धारणा बना लेने को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। यह एक नकारात्मक विचार है जिसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होता है। अब इसमें आगमन ने लिखा है कि पूर्वाग्रह जल्दबाजी में लिया गया एक ऐसा निर्णय है जिसकी परीक्षा किए बिना ही हम किसी व्यक्ति या समूह के प्रति अपनी राय बना लेते हैं। दूसरे समाजशास्त्री हैं जेम्स डेबर ने भी अपने शब्दों में इसे परिभाषित किया है कि पूर्वाग्रह एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसका संबंध हमारे कुछ संवेगों से होता है तथा इसकी प्रकृति साधारणतया द्वेषपूर्ण होती है। लगभग इसी अर्थ में पूर्वाग्रह की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद ने भी अपनी पुस्तक जाति व्यवस्था में लिखा है कि पूर्वाग्रह एक ऐसा निर्णय, दृष्टिकोण या विश्वास है जिसे लोग वास्तविक तथ्य से परिचित होने से पहले ही अपने मन में कायम कर लेते हैं। उनके अनुसार भारतीय समाज में पूर्वाग्रह का सबसे अधिक प्रभाव विभिन्न जातियों की सामाजिक स्थिति और पारस्परिक संबंधों के बीच में देखने को मिलता है। पूर्वाग्रह की कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार पर भारतीय समाज को विखंडित करने में इनकी भूमिका को सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि जो भी पूर्वाग्रह थे या जो एक दूसरे में दोषारोपण या हम जो एक दूसरे के पीछे जो अपनी धारणा मन में बना लेते हैं या कल्पना कर लेते हैं, जैसे कि हमने समझा कि जो या जानते या हमें लोगों ने बताया या हमें कथा में सुना या कहानियों में सुना कि जो महाजन होते हैं वो बेईमान होते हैं। अक्सर वो हमारी पूंजी को जमा कर लेते हैं या उसमें कुछ आगे बढ़ा कर लिखते हैं, तो ये हमारे मन में कल्पना हो गई कि जो महाजन जितने भी हैं वो सभी चोर और बेईमान होते हैं। ऐसे हमने देखा कि जो बनिया है वो चाहे कितना भी ईमानदार क्यों ना हो उसे कहते थे कि ये कहीं ना कहीं तो मिलावट करता ही होगा, चाहे वो भले ही कितनी ईमानदारी से काम कार्य कर रहा, लेकिन हमारे मन में धारणा बन गई कि वो निश्चित ही कुछ ना कुछ बेईमानी करता ही होगा। ऐसे ही हमने सोच लिया कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जमींदार होते हैं, अक्सर ये बेईमान होते हैं, ये दूसरों को ठग लेते हैं या ये मक्कार होते हैं या फिर इनके द्वारा कुछ ना कुछ ये ऐसे ही कार्य करते हैं जो दूसरों की जमीनों को हड़प लेते हैं। इस तरह की हमारे मन में धारणा बनी हुई होती है। फिर हम देखते हैं कि एक और हम
भी अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि जो जितने निम्न जाति के लोग होते हैं वो अछूत ही होते हैं, इनसे हमें व्यवहार नहीं बनाना चाहिए और हम इन पूर्वाग्रहों के आधार पर अपने व्यवहार को निर्धारित कर लेते हैं। तो हम जो जाति पूर्वाग्रह का सबसे स्पष्ट रूप देखने भारतीय समाज में मिलता है। तो हम पूर्वाग्रह की जो एक विशेषता है, तो हम पहली विशेषता के आधार पर बता रहे हैं कि व्यक्ति को तरह तरह के पूर्वाग्रहों की सीख अपने परिवार, मित्रों और विभिन्न कथाओं से ही प्राप्त होती है। इसलिए व्यक्ति इनमें जल्दी से ही विश्वास करने लग जाता है। जब हम यह सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति बेईमान है, मक्कार है या कुछ ऐसी कहावतें होती हैं जिनसे हम उनकी सच्चाई को बिना जाने ही उन पर विश्वास करने लग जाते हैं। दूसरी बात यह कि पूर्वाग्रह सकारात्मक नहीं होते, बल्कि इनका संबंध एक विशेष समूह या वर्ग की आलोचना और तिरस्कार करने से होता है। यह तिरस्कार सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक किसी भी विशेष समूह से संबंधित हो सकता है या किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। इसके द्वारा समूह पर मूर्ख, अपवित्र, दगाबाज, बेईमानी, चोरी इन सबके कायर या कंजूस होने का लेबल लगाकर उसके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाने लगता है। तीसरी विशेषता यह है कि विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों का उद्देश्य एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करना होता है। अब सबसे विशेष बात यह है कि पूर्वाग्रह केवल हमारे मन में ही नहीं रहते, बल्कि हमारे व्यवहार भी इनसे प्रभावित होते हैं। इसका कारण है कि पूर्वाग्रह धीरे धीरे व्यक्ति की मानसिकता का हिस्सा बन जाते हैं। वह अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार उन व्यक्ति के समूहों के साथ अपना व्यवहार करता है और उसी के साथ उनका सामंजस्य भी स्थापित कर लेता है कि यह अमुक व्यक्ति इस प्रकार का है। इसलिए संदेह करना उचित है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी जो कहावतें हैं, इन्हीं पर आधारित होती हैं और यह हमारे मानसिक स्थिति पर अधिक प्रभाव भी डालती है। पूर्वाग्रह अनेक प्रकार के होते हैं। किसी समाज में काले रंग के लोगों के लिए, तो कहीं रंग की शुद्धता के लिए, कहीं पवित्रता के लिए, तो कहीं शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए पूर्वाग्रहों का विकास होता है। जिस तरह धार्मिक अंधविश्वासों का कोई आधार नहीं होता, उसी तरह पूर्वाग्रह भी दिमाग को कोई खोखलापन है जिसके पीछे कोई भी ठोस आधार नहीं होता। अब आते हैं कि जाति पूर्वाग्रह और अनुसूचित जातियां। अब इसमें भी जानेंगे कि जाति पूर्वाग्रह एवं अनुसूचित जातियां क्या है। अनुसूचित जातियां जाति पूर्वाग्रह एवं अनुसूचित। भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता जाति व्यवस्था के साथ अपने पूर्वाग्रहों का जुड़ा हुआ होना है। इन पूर्वाग्रहों ने सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने का भी प्रयास किया और विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक दूरी पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तरह तरह के पूर्वाग्रहों के कारण समाज में अनेक ऐसी छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित हो गया, जिसके बीच असमानता, अलगाव और पक्षपात की भावनाएं देखने को मिलती हैं। भारत में जाति व्यवस्था की विवेचना से यह स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण भारतीय समाज बहुत सी अनेक छोटी बड़ी जातियों और खंडों में बटा हुआ था तथा हर जाति की अपनी एक अलग दुनिया है। इस दशा में उच्च जातियां इस तरह के पूर्वाग्रह विकसित कर देती हैं जिनसे वे अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न समझ सके और उनको दोषपूर्ण सिद्ध कर सके। भारत में स्वतंत्रता के बाद दलित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता का अधिकार मिलने के साथ ही उन्हें आर्थिक और राजनीतिक संरक्षण देने के भी व्यापक प्रयत्न किए जाने लगे। इसके बाद भी जाति पर आधारित पूर्वाग्रहों को पूरी तरह दूर करना
संभव नहीं हो सका। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति संबंधों और जाति संबंधी पूर्वाग्रहों ने एक नई समस्या का रूप ले लिया। वह समस्या क्या है, जिसे हम जातिवाद के रूप से जानते हैं। अब जातिवाद के अंतर्गत विभिन्न जातियां अपनी अपनी जातियों को श्रेष्ठ और उच्च बनाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के, चाहे समाज विरोधी कार्य हो, चाहे सामाजिक समस्या को उत्पन्न करने के कार्य हो, इस तरह के कार्यों को करने लगी। इस आधार पर उन्होंने अनेक असमानताओं को जन्म दिया, जिसमें अनुसूचित जातियां, अन्य पिछड़ी जातियां सबसे अधिक प्रभावित हुई। इस आधार पर असमानता और बहिष्कार का प्रभाव देखने के समाज में इन वर्गों की दशा का मूल्यांकन करना जरूरी है। जो भारत में अनुसूचित जातियों का संबंध आज उन 20 करोड़ से भी अधिक लोगों से है, जो हिंदू समाज का अभिन्न अंग होने के बाद भी एक लंबे समय से अभी तक अपमानित और शोषित जीवन व्यतीत करते रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता से पहले एक अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य या अछूत जातियों के नाम से जाना जाता था, क्योंकि निम्न जाति थी, जो दलित वर्ग था, उसे हम अछूत जाति, अस्पृश्य जाति कहते थे। कहते ये छुआछूत है, इन्हें मतलब ने इनसे व्यवहार करना अच्छा नहीं माना जाता था। इस आधार पर अनुसूचित जातियों की परंपरागत समस्याओं तथा उनकी वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन को समझने से पहले हम जो अस्पृश्यता क्या है, इसकी अवधारणा को हमें समझना बहुत जरूरी है। अब ये अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। जो हमारी आज की नई पीढ़ी है, उनके लिए अनुमान लगाना भी कठिन कि हमारे समाज में घृणित और सामाजिक कलंक के रूप में अस्पृश्यता जैसी अमानवीय परंपराएं थी, जो लगभग 2000 वर्ष तक कैसे चलती रही। अस्पृश्यता का संबंध हिंदू स्मृतियों में दिए जाने वाले धार्मिक नियमों से है, जिनके अनुसार शुद्धता और अशुद्धता के पैमाने पर शुद्ध वर्ण में आने वाली कुछ जातियों को सबसे अपवित्र, अशुद्धता के पैमाने पर शूद्र वर्ण में आने वाली कुछ जातियों को सबसे अपवित्र माना जाने लगा और उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया। उन्हें इतना अपवित्र कहा जाने लगा कि उन्हें छू लेने मात्र से दूसरे जातियों के लोग भी अपवित्र हो जाते हैं और फिर से शुद्ध होने के लिए उन्हें कुछ धार्मिक क्रियाएं करनी होती है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति की छाया पड़ जाने को भी अशुद्ध दशा का नाम के रूप में देखा जाने लगा। कहने का तात्पर्य कि जो अस्पृश्यता थी वो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ भारतीय समाज में पाई जाती थी कि कुछ धार्मिक कर्मकांडों के अनुसार में शुद्ध किया जा सकता था। कहने का तात्पर्य कि इंसान को इंसान से दूर रखना, व्यक्ति को व्यक्ति से दूर करना। जैसे कि जो हमारी निम्न जाति के शूद्र वर्ण के लोग थे, उन्हें जो भारतीय समाज में कुछ उच्च जाति में श्रेष्ठ वर्ग के लोग थे, उन्होंने इन्हें निम्न और अछूत घोषित किया, जिससे कि अगर इनकी छाया भी पड़ जाए या छू लेने से उन्हें कुछ धार्मिक क्रियाओं को करना होता था, जिससे कि वो शुद्ध हो सके। लेकिन इसमें होता क्या था कि वास्तविकता यह थी कि अस्पृश्यता का संबंध मुख्य रूप से 3 तत्वों से रहा है। अपवित्र समझे जाने जातियों का सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक बहिष्कार, उनके साथ शोषण और अधीनता के संबंध, तीसरा उनके प्रति अपमानजनक बहिष्कार या अपमानजनक व्यवहार। बहिष्कार के रूप में उन सार्वजनिक नलों, कुओं और तालाबों का उपयोग करने, पूजा आराधना करने और संपत्ति रखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। दूसरा था शोषण और अधीनता के रूप में अछूत जातियों में जरूरी हो गया था कि वे मैला उठाने, मरे हुए पशुओं को उठाने का ही काम करें। उच्च जातियों के जूठन और पुराने कपड़ों से ही अपना गुजारा करें, सार्वजनिक बस्तियों से बाहर किसी गंदे स्थान पर रहे तथा किसी भी दशा में उच्च जातियों के सामने न आए। अपमान और अनादर के रूप में उनके लिए अनेक व्यवहार दिखाए गए, जैसे गंदे स्थानों की सफाई करना, सिर झुकाकर खड़े रहना, सार्वजनिक स्थान पर टोपी उतारकर अपने जूते हाथ में लेकर चलना, उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले किसी भी व्यवहार
व्यवहार का विरोध न करना आदि। ये तो इनके बहिष्कार के जो सबूत थे ये थे। उसके बाद उन्होंने अस्पृश्य या अछूत कही जाने जातियों को समय समय पर अनेक नामों से भी संबोधित किया। कौन कौन से? ब्रिटिश शासन की ओर से साइमन कमीशन ने सबसे पहले इन जातियों की गणना पर जोर देकर इन्हें अनुसूचित जाति का नाम दिया। सबसे पहले किसने दिया? साइमन कमीशन ने इन्हें अनुसूचित जाति का नाम दिया। ये ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश शासन ने। लेकिन ज्योतिबा फुले जैसे महान समाज सुधारक ने अछूत समझी जाने जातियों को सबसे पहले दलित जाति के नाम से संबोधित किया। सन 1931 की जनगणना के अध्यक्ष J.H. हट्टन ने इन जातियों को हिंदी समाज से बाहर मानते हुए इन्हें बाह्य जाति कहा। फिर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अछूत कहे जाने वाले लोगों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग घोषित किया। उन्होंने अछूत जातियों को हरिजन के नाम से संबोधित किया और इन्हें स्वयं हरिजन और इनके साथ स्वयं भी हरिजन बस्तियों में रहना आरंभ किया। फिर सन 1947 में स्वतंत्रता मिलने पर जब भारत का नया संविधान बनना आरंभ हुआ तो संविधान निर्माताओं ने यह माना कि शूद्र वर्ण में आने सभी जातियों की दशा एक जैसी नहीं है। शूद्र वर्ण में जिन जातियों को अछूत माना जाता है वे जातियां सबसे अधिक शोषित, उपेक्षित और पद दलित हैं। इन जातियों को कानूनी सुरक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए बिना इनकी दशा में सुधार नहीं लाया जा सकता। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह विभिन्न प्रदेशों के राज्यपालों की सलाह करके उन जातियों की सूची अथवा अनुसूची तैयार करें जिन्हें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आधार पर सभी तरह के अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है, उन सभी अधिकारों को दिया जाए। इसके लिए 26 जनवरी सन 1950 में नया संविधान लागू होने से पहले यह अनुसूची तैयार कर ली गई। इस अनुसूची में जिन जातियों को सम्मिलित किया गया उन्हीं को अनुसूचित जातियां कहा गया। इस संविधान में उन्हीं जातियों को अनुसूचित जातियां कहा गया जिनमें 5 लक्षण पाए गए। कौन कौन से लक्षण थे? नंबर 1 है जो जातियां हिंदू जाति व्यवस्था में सबसे निचले स्थान पर होने के कारण अपना विकास स्वयं करने में असमर्थ थी। दूसरा लक्षण ये पाया गया कि जिन्हें परंपरागत रूप से उच्च जातियां यहाँ तक कि कुछ पिछड़ी जातियों जैसे कहार, धोबी, नाई, दर्जी तथा माली आदि के संपर्क में आने की अनुमति नहीं थी। तीसरी जाति जिन्हें हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया गया। चौथा जो सार्वजनिक स्थानों और वस्तुओं का उपयोग करने से वंचित थी। तथा पांचवा जो अपने गंदे और पवित्र पैसे के द्वारा आजीविका उपार्जित करने के लिए बाध्य थी। अब हम जानेंगे कि अनुसूचित जातियों की समस्याएं क्या थी। आज कानून के द्वारा अस्पृश्यता का अंत हो चुका है, यानी छुआछूत जो था वो अंत हो चुका है। इसके बाद भी यह सच है कि धर्म की आड़ में फलने फूलने वाली परंपराओं की जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि उन्हें पूरी तरह नष्ट करना संभव नहीं है और इसमें काफी समय लग जाता है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जातियों की समस्याएं आज भी काफी गंभीर बनी हुई हैं। इन समस्याओं को 2 भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। पहला है परंपरागत समस्याएं, दूसरी है वर्तमान समस्याएं। तो जो उनकी परंपरागत समस्याएं हैं और जो अनुसूचित जाति की जो समस्याएं हैं वो हम आपके अगले अध्याय में अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। और यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेष अगले भाग में।